हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास की चीजें। हम इस चैप्टर में अपने आसपास की चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले जो हमें समझना है वो है कि मैटर क्या होता है। Matter is the substance which have mass and occupies space। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मास होता है और वो जगह घेरता है, मैटर कहलाता है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट की फॉर्म में होता है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। पंच मतलब 5, तत्व मतलब एलिमेंट, जो कि हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और मैटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नोटबुक, पेन, पेंसिल, टेबल, ट्री। ये सब हमारे आसपास की चीजें हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। जैसा कि अभी हमने मैटर की डेफिनेशन में पढ़ा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर के पार्टिकल्स के साइज को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़ा सा डिटॉल लीजिए और उसे पूरी पानी भरी बाल्टी में डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि थोड़े से डिटॉल की स्मेल पूरे पानी में फैल गई। अब उस बाल्टी का आधा पानी दूसरी बाल्टी में डालकर उसमें और पानी डाल दीजिए। डिटॉल की स्मेल अभी भी आएगी। ऐसा 2-3 बार दोहराते रहिए। तो जो सवाल है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे होते हैं जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते। आइए आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। द सेकेंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी लगातार चलते रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। लेमनेड, यानी कि नींबू पानी तो हम सबने बनाया भी है और पिया भी है। जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो चीनी उसमें घुल जाती है और सारा पानी मीठा हो जाता है। तो चीनी कहाँ गायब हो गई? तो इसका जवाब है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें चीनी ने जगह ले ली और पानी मीठा हो गया। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। चलिए इसे भी सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें 1 ड्रॉप इंक डाल दीजिए और इसे थोड़ा समय के लिए बिना डिस्टर्ब करे साइड में रख दीजिए। देखा आपने क्या हुआ? उस 1 ड्रॉप इंक से पूरा पानी ब्लू हो गया, मगर हमने तो इंक सिर्फ ऊपर डाला था। जब कभी हमारे घर के मंदिर में अगरबत्ती जलती है तो उसकी स्मेल हम तक कैसे आ जाती है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, जिससे कि सारा पानी ब्लू हो गया और अगरबत्ती की स्मेल हम तक आ पाई। मैटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। इसीलिए हमें ठंडे खाने की खुशबू हमारे किचन से कभी नहीं आती, बल्कि जब खाना गर्मा गर्म पक रहा होता है तब आती है। डिफ्यूजन: द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. जब एक तरह के मैटर के पार्टिकल्स दूसरे तरह के मैटर के पार्टिकल से अपने आप मिक्स हो जाते हैं तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। एक चौक, एक आयरन नेल यानी कील और एक रबर बैंड लीजिए। इन सबको हैमर से तोड़ के या कट कर कर देखिए, किसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगी? आयरन नेल में। और इसका रीजन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, मतलब मैटर के पार्टिकल्स पर फोर्स लग रहा होता है, एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, और ये फोर्स पार्टिकल्स को साथ रखता है, और ये फोर्स हर मैटर में डिफरेंट होता है। इसीलिए चौक और रबर बैंड को ब्रेक करना आसान था, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम था और आयरन नेल्स के पार्टिकल में ज्यादा। स्टेट्स ऑफ मैटर: हमारे आसपास अलग अलग तरह के मैटर होते हैं और हम देख सकते हैं कि वो 3 डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैस। आगे हम इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। डिफाइनाइट शेप: किसी भी सॉलिड मटेरियल का शेप फिक्स्ड होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज: सॉलिड मैटर की बाउंड्रीज भी आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में चेयर की बाउंड्रीज आप देख सकते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम मींस फिक्स्ड कैपेसिटी: सॉलिड मैटर की कैपेसिटी फिक्स्ड होती है। अगर एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आएगा तो उतना ही आएगा, उससे ज्यादा उसके बाहर निकल जाएगा। हम सॉलिड मैटर को कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर यानी नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता। हम माना फोर्स लगने पर टूट सकते हैं, और अपनी शेप चेंज ना कर पाने की वजह से सॉलिड रिजिड होते हैं। अब आप कहेंगे कि रबर बैंड शेप बदल लेता है जब उसे स्ट्रेच करते हैं, और ये भी कि स्पॉन्ज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके आंसर्स हैं कि रबर बैंड अपना शेप बदलता है जब उस पर कोई फोर्स लगता है। अगर फोर्स ना लगे तो वो अपना शेप कभी नहीं बदलेगा। और स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है यानी फंस जाती है। तो जब हम उसे प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलती है और हम उसे इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। लिक्विड स्टेट: लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, जिस भी कंटेनर में उसे डालो वो उसी का शेप ले लेता है। फिक्स्ड वॉल्यूम: लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। अगर पानी कुछ अमाउंट शुगर घोल सकता है, तो जब शुगर अमाउंट लिक्विड की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो वो उसे घोलना बंद कर देगा। नो डिफाइनाइट बाउंड्रीज: अगर शेप ही नहीं है तो बाउंड्री भी नहीं होगी। लिक्विड्स फ्लो करते हैं और शेप चेंज करते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लूइड कहा जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन: लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है और पार्टिकल्स ज्यादा इजीली मूव कर पाते हैं। गैसियस स्टेट: नो डिफाइनाइट शेप एंड नो शेप मींस नो बाउंड्रीज। गैस फ्लो होती है और अपना शेप भी बदल सकती है, इसलिए ये फ्लूइड है। गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और इसका एग्जाम्पल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में यूज होता है, क्योंकि इसमें गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में डाला जाता है। एंड अदर एग्जाम्पल इज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये तो नाम से ही बता रहा है कि इस गैस को कंप्रेस किया गया है। पार्टिकल्स के बीच में हाई स्पीड और लार्ज स्पेस होने की वजह से गैस में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बहुत फास्ट होती है।
स्पेस अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अलग अलग स्टेट्स में पार्टिकल के बीच का स्पेस। सॉलिड, जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉलिड में स्पेस सबसे कम है, इसलिए इसकी फिक्स्ड शेप और बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ये कंप्रेस नहीं हो पाता, और इनमें फोर्स भी सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड, इसके पार्टिकल्स के बीच सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए इसका डिफ्यूजन रेट सॉलिड से ज्यादा होता है। गैस, इसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये कंप्रेस भी हो पाता है और डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि पानी 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज सॉलिड एज आइस, सेकेंड इज लिक्विड एज वाटर, एंड द थर्ड इज गैस एज वाटर वेपर। लेट्स थिंक, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? मैटर के अंदर क्या होता है जब मैटर का स्टेट चेंज होता है? What happens to the particles of matter during the change of states? मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है जब मैटर का स्टेट चेंज होता है? How does this change of state take place? और ये चेंज कैसे होता है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आगे पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज का क्या असर होता है मैटर पर और उसके पार्टिकल्स पर? एक बर्तन में बर्फ लीजिए और उसे धीमी आंच पर गैस पर गर्म करिए जब तक कि वो पिघल ना जाए। अब थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर नापिए। जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल जोर जोर से मूव करने लगते हैं। जो हीट सॉलिड को दी जाती है उससे उसका फोर्स कम हो जाता है, तो पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन छोड़कर फ्रीली मूव करने लगते हैं, और एक स्टेज आती है जब सॉलिड पूरी तरह लिक्विड बन चुका होता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन होता है, और केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने को फ्यूजन भी कहते हैं। जब हम बर्फ को पिघला रहे होते हैं तब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब तक पूरी तरह बर्फ पिघल नहीं जाती उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मगर हम तो लगातार उसे हीट दे रहे हैं, तो हमारी हीट कहाँ जाती है? वो हीट आइस एब्जॉर्ब कर लेता है बिना किसी टेम्परेचर में चेंज किए। इसीलिए कहते हैं कि वो हीट कंटेनर के अंदर के कंटेंट में छुप जाती है, और उसे लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट मतलब हिडन, छुपा हुआ। Latent heat of fusion, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। मतलब जितना हीट एनर्जी 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर रिक्वायर्ड होता है, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसीलिए सेम टेम्परेचर का आइस और सेम टेम्परेचर के लिक्विड में से लिक्विड में ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होता है। अब आप इस पिक्चर में बर्फ को पिघलते हुए और लिक्विड को उबलते हुए देख सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ लिक्विड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगते हैं। एक स्टेज पर उनका सारा फोर्स ब्रेक हो जाता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉइल होने लगता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
जब तक लिक्विड पूरा बॉईल नहीं होता तब तक उसका टेम्परेचर भी राइज नहीं होता। तब लिक्विड गिवन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg liquid into its gaseous state at the atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization। मतलब जितना हीट एनर्जी 1 kg लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में बदलने में लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। सॉलिड को हीट देने पर वो लिक्विड बनता है और लिक्विड को हीट देने पर गैस। वहीं गैस को जब ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बनता है और फिर लिक्विड को ठंडा करने पर सॉलिड। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड से सीधे गैस में या तो गैस से सीधे सॉलिड बन जाते हैं बिना लिक्विड में बदले। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइसा वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब मैटर की स्टेट में एक ऐसा चेंज जो सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाता है या गैस से सीधे सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेट में आए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कैम्फर यानी कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, नैपथलीन बॉल्स जो कि हम कपड़ों में डालकर अलमारी में रखते हैं। इस पिक्चर में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड को ढककर गर्म किया जाता है और वो सॉलिड स्टेट से सीधा गैस बन जाता है बिना किसी लिक्विड में बदले, और यही सब्लिमेशन की प्रोसेस है। Let's think what will happen if we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder। क्या होगा अगर हम गैस को कंप्रेस करें या उस पर प्रेशर लगाएं तो? Will the particles come closer? क्या पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या आपको लगता है प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने पर उसका मैटर के पार्टिकल्स पर क्या असर होता है? जब हम प्रेशर लगाते हैं तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर लगाने से और टेम्परेचर कम करने से हम गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। आइए अब हम मैटर के स्टेट्स में आने वाले चेंजेस को एक साथ इस पिक्चर से समझेंगे। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो लिक्विड बनता है और इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है, और लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दें तो वो सॉलिड बन जाता है और इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो गैस बन जाता है और इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं, और अगर गैस का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। कई बार सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो सीधे गैस बन जाता है और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस का टेम्परेचर कम कर दें तो वो सीधे सॉलिड बन जाता है और इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहते हैं। क्या हर बार हमें मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए प्रेशर या टेम्परेचर की जरूरत होगी? जब हम गीले कपड़ों को धूप में डालते हैं तो वो सूख कैसे जाते हैं? हमें मालूम है कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और एक टेम्परेचर पर सारे मैटर की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का बहुत कम हिस्सा सरफेस पर होता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ये पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। लिक्विड का वेपर्स में बदलना उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से पहले, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, किन किन कारणों से इवेपोरेशन पर असर होता है? फर्स्ट इज एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। इसका एग्जाम्पल है कि सेम अमाउंट के पानी को एक कटोरी और एक थाली में रखा जाए
तो थाली का पानी जल्दी इवेपोरेट होगा क्योंकि थाली फैली हुई है। जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े फैलाकर डालते हैं जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इवेपोरेशन सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। सेकंड इज टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और वो जल्दी से वेपर स्टेट में बदल जाएंगे। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होने से कपड़े जल्दी सूखते हैं सर्दियों के कंपैरिजन में। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इवेपोरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज होती है। थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी, मतलब हमारी एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। एयर एक टेम्परेचर पर फिक्स्ड अमाउंट ही वाटर वेपर स्टोर कर सकती है। अगर वाटर का अमाउंट एयर में ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन का रेट ह्यूमिडिटी के साथ डिक्रीज होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। द लास्ट वन इज विंड। ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि बारिश के मौसम में हम पंखे की हवा से कपड़े सुखाते हैं। वाटर वेपर के पार्टिकल्स हवा से दूर तक जाते हैं और हमारे सराउंडिंग के वाटर वेपर्स के अमाउंट को कम कर देते हैं। विंड की स्पीड से इवेपोरेशन भी इंक्रीज होती है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings make the surrounding cool. एक खुले बर्तन में लिक्विड इवेपोरेट होता रहता है। लिक्विड के पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं जितना उन्होंने इवेपोरेशन के टाइम पर लूज किया, और जब सराउंडिंग की एनर्जी ले ली जाती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और सराउंडिंग ठंडा हो जाता है। Why should we wear कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है और ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। हम जानते हैं कि इवापोरेशन में लिक्विड के पार्टिकल्स सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके सराउंडिंग को कूल कर देते हैं, और इसमें लिक्विड के पार्टिकल हमारी बॉडी से एनर्जी गेन कर बॉडी को कूल कर देते हैं। कॉटन वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर है और वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को इवेपोरेशन में हेल्प करता है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? जब एक ग्लास में ठंडा पानी होता है तो उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाते हैं? हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं जब ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं और वो गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, जो कि हम ग्लास के बाहर देख पाते हैं। और हमारा चैप्टर यहीं खत्म हुआ। आज हमने अपने सराउंडिंग के बारे में पढ़ा, पार्टिकल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।